नमस्कार। फार्मालोक के सभी प्रिय दर्शकों एवं फार्मालोक से जुड़े सभी सम्मानित सदस्यों को मैं पुनः नमस्कार करती हूँ, साथ ही आप सबका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं नेहा त्यागी, प्रिंसिपल आईआईएमटी कोटा सहारनपुर और साथ ही टीम मॉडरेटर फार्मालोक। आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय एवं सम्मानित पैनलिस्ट सदस्यों का बहुत बहुत मैं और फार्मालोक की टीम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आप सभी का। सर, कार्यक्रम के आगे संचालन हेतु मैं आप सभी की अनुमति चाहूंगी सर। जी मैडम, श्योर। जी, थैंक यू सर। तो मैं अपने दर्शकों को सबसे पहले सर हमारे सभी पैनलिस्ट जो हैं आप सबका रूबरू कराना चाहूंगी सर। आज के कार्यक्रम में हमारे सम्मानित सदस्य हमारे पैनलिस्ट हैं डॉक्टर गुरफतेह सिंह सर, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फार्माकोलॉजी, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फार्मास्यूटिकल साइंस, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली, पंजाब, इंडिया। हमारे नेक्स्ट पैनलिस्ट हैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, प्रिंसिपल श्री रवतपुरा कॉलेज ऑफ फार्मेसी, सागर, मध्य प्रदेश। हमारे नेक्स्ट पैनलिस्ट हैं डॉक्टर महेश कुमार कटारिया सर, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिक्स, जीएल भिवानी एसडी कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन फार्मेसी, श्री गंगानगर, राजस्थान। नेक्स्ट पैनलिस्ट डॉक्टर आशीष कुमार सिंह, डायरेक्टर बुद्ध इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, गिजा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। आप सबका अपना अपना सर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज का जो हमारा कार्यक्रम है जो कि फार्मा विजन के नाम से है, तो हमारा मेन जो उद्देश्य रहता है सर, जितने भी फार्मा के अपडेट्स हैं उनसे जुड़ी जितनी भी जानकारी है वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएं। तो मैं अब हमारे मॉडरेटर ऋषभ बनौट सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वह कार्यक्रम का संचालन करें। ऋषभ बनौट सर। थैंक यू नेहा मैम। सर्वप्रथम मैं डॉक्टर गुरफतेह साहब सिंह का, डॉक्टर आशीष सर का, डॉक्टर महेश कटारिया सर का से हार्दिक वेलकम करता हूं, आभार करता हूं, अभिनंदन करता हूं सर। इस फार्मा विजन के मंच को सर मैं बताना चाहूंगा कि बहुत से दर्शक इनको देखते भी हैं, इनको फॉलो भी करते हैं, एंड आप लोगों की कही हुई बातों को वो एक्चुअल रूप में समझते भी हैं और बहुत ज्यादा हमें सहयोग भी मिलता है। सर मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं डॉक्टर गुरफतेह सिंह सर से करना चाहूंगा सर। सर जैसा कि आपने देखा है कि सार्स कोविड जो बीमारी है पूरे विश्व में इफेक्टेड हुई पड़ी है, सभी इससे इफेक्टेड है, कोई लोग ऐसे नहीं है, कोई देश ऐसा नहीं है जो इससे छूता रहा हो, इसमें हमारा भारत भी आता है सर। सर अभी जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, मैं चाहूंगा कि सर हमारे फार्मा विजन के माध्यम से इस फार्मा लोग के दर्शकों को सर काइंडली बताएं ये ओमिक्रॉन वेरिएंट क्या है और ये कोविड-19 की तुलना में कितना गंभीर है। और तीसरा सर कि जो भारत सरकार द्वारा वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाया गया था, क्या वो वाला वैक्सीनेशन कार्यक्रम इस बीमारी में, इस ओमिक्रॉन के वेरिएंट के अगेंस्ट सक्सेसफुल है या नहीं है? काइंडली हमारे दर्शकों को बताएं सर। थैंक यू। डॉक्टर गुरफतेह सिंह सर। सर माइक अनम्यूट कीजिए। So, yes, sir. Yes, sir. So Please, I hope sound is clear. Yes, sir. Yes, sir. Thank you sir. very much. So thank you very much. And it's an excellent program organized by the Pharmalog. So basically, the Omicron, we can say that the variant of the that COVID-19. The thing Omicron में क्या होता है कि it's a lot of variation, lot of mutations, right? As per WHO based evidence, they said it having the lot of or several mutation that may be impacted, and how it behaves means that Omicron is spreading as a significantly faster than the Delta. That at last हमने क्या देखा कि the Delta virus, they are that is spreading lot of, and even the death rate is also increased. But Omicron, as compared to the Delta variant, lot of mutations on the COVID-19 virus, that resulting Omicron is produced.
अब ओमिक्रॉन में ऐसा क्या है, क्योंकि ओमिक्रॉन में एज पर WHO एंड एज पर कंसर्न, एज पर द साइंटिफिक कम्युनिटी, दैट द ट्रांसमिशन जो है ओमिक्रॉन की, दैट इज अ डबल, राइट, दैट इज अ डबल टू ट्रिपल. The transmission time is that is very high as compared to other delta and other variant. So the overall risk we can see that of the new variant like a Omicron is very high as compared to previous that is a variant. So next concept which you ask question जो आपका कि अदर ओमिक्रॉन में जो वैक्सीनेशन है गवर्नमेंट की तुलना में, जो कोवाशील्ड कोवैक्स वैक्सीन है, either it is effective or not on this Omicron. Yes. No doubt, as per the concern of WHO and other scientists, the vaccination is not so much effective. Even the person having a double dose of the vaccination, after also they are infected with Omicron. But the death rate is as compared to that previous, that is a variant is less. वो जिन लोगों ने वैक्सीनेशन लगाया है, the death rate is as compared to previous, that is recorded case less. So vaccination is working, but still we can't say that is a proper the effective. So as per government policy, vaccination, they are showing that 70% they are effective, but we can't say that is a 100% effective on the Omicron, right? So that's for a non-pharmacological approach. Also, that is monitoring by the central government and policy कि आप वैक्सीन के बिना नॉन फार्माकोलॉजिकल जो डिस्टेंस या मास्किंग है या बाकी सब सैनिटाइजेशन है वो भी बहुत जरूर करें, क्योंकि ओमिक्रॉन्स का अभी तक फिलहाल we don't have any such kind of the dose or vaccination for effective vaccination on that particular mutations. So this is a big challenge worldwide, that mutation is continuously changing. The reason for that is resulting is, you can see that Omicron is Omicron is infected, the producing the various infection to the communities, right, sir? Okay. This is answer question, sir. तो ये कंफर्म है कि सर, ये भी मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो सरकार द्वारा रूल्स वगैरह बताए जा रहे हैं उसको पालन कीजिए. जो 6 गज की दूरी है वो जरूर रखें, मास्क जरूर पहने, ये अनिवार्य है. अभी इस बीमारी का अंत नहीं हुआ है, हमें बहुत आगे तक जाना है. तो मैं सभी दर्शकों को ये भी बोलूंगा, जैसे गुरुपति साहब ने बताया, कि अभी भी प्रिकॉशंस हमें लेने हैं और इसको एक साथ ही लड़ा जा सकता है और हमें लड़ना है. नेहा मैम, प्लीज प्रोसीड. मैम आपका माइक, मैम अनम्यूट कीजिए. जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, डॉक्टर गुरुपति सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. और दूसरा क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले मैं डॉक्टर आशीष कुमार सिंह सर का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका. सबको नमस्कार. जी सर. नमस्कार आशीष सर. जी सर, अब मेरा जो दूसरा क्वेश्चन है डॉक्टर महेश कुमार कटारिया सर से है. तो सर हम जानना चाहते हैं कि जो ये प्रिकॉशन डोज होती है और जो बूस्टर डोज है, दोनों में क्या अंतर है. साथ ही सर ये जो बूस्टर डोज है या जो प्रिकॉशन डोज है, ये 60 वर्ष से जो ऊपर के बुजुर्गों को लगती है, जितने भी 60 वर्ष से ऊपर बुजुर्गों को लग रही है, तो क्या उनको इस बेस पे लग रही है कि ये तीसरी डोज है, इसको हम तीसरी डोज कह सकते हैं. सर ये मेरा क्वेश्चन है सर, आप से विनती है सर. जी सर. जी मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट, especially Dr. Ashish Jain sir, Fateh sir and Dr. Ashish Singh sir, आप सबको, ऋषभ sir, नेहा madam, moderators. Thank you sir. It's really great pleasure to join this conference particularly, and a special thanks to one and only Amit Jha sir. I don't have any other word to honor him, as he has already been honored at several platforms. Honorary pharmacist has already been designated with the name of Amit Jha sir. So, madam, coming to the point, it's really a very important question right now, like we are hearing it across the country especially.
precaution dose, booster dose. Booster dose, we are quite familiar with the earlier vaccines existing in the market. We might have heard this in the pediatric cases several times, right? Especially booster word, हम जहाँ booster use कर रहे हैं मैडम, वहां पर हम ये मान के चलते हैं कि कुछ reasons ऐसे assume किए जाते हैं कि जब हमें booster dose की जरूरत है. I'll come to the precautionary dose also. Booster, somehow 3 common causes are there. In first case, if anyhow first vaccine have not produced any antibodies in your body, we may go for the booster dose. Another case, maybe if still you need some more antibodies to fight with the disease prevailing across, then we again may go for the booster dose. Another side, third cases which is commonly seen, that if somehow another variant is there, we may modify this. That time again booster dose may be applied. Then what is the precautionary dose here? Actually, little bit hairline difference is there. If we talk about the booster dose, तो मैडम booster dose word जब हम use करेंगे तो it will applicable to all citizens staying there in the country. Like हम सब ने जैसे 2 doses लगवा ली हैं, तो we are also entitled for the third dose if booster dose is there. But government have announced it as a precautionary dose. Means ये special cases हो गए जहां पर कि हम कुछ ऐसे हमारे citizen of the country जो हैं हमारे, जो कि डायरेक्ट ओमिक्रॉन के कांटेक्ट में या इस डिजीज के कांटेक्ट में आने की प्रोबेबिलिटी जिनकी ज्यादा है, लाइक हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर और सीनियर सिटीजन जो 60 प्लस का आपने कहा, उनमें उनके लिए भी, सभी के लिए नहीं है ये मैडम. इसमें भी लिखा गया है कि कोमॉर्बिडिटी जहां एग्जिस्ट करती है, मींस यदि वो किसी ऐसी खास सीवियर डिजीजेस से सफर करते हैं, दे आर प्रोन टू दिस डिजीज, उनकी इम्यूनिटी कम है, तो ऐसे केसेस में प्रिकॉशन डोजेस दी जा रही है. तो इसे हम प्रिकॉशन डोज कह रहे हैं. अभी हम इसको बूस्टर या थर्ड डोज का नाम नहीं दे रहे हैं. ये प्रिकॉशन इसीलिए है कि ये एक सेलेक्टेड सेगमेंट पे अभी काम कर रहा है. और बूस्टर जब हम यूज करेंगे तो अवेलेबल टू ऑल. अभी हमने शायद कुछ दिन पहले सर अपन ने देखा है कि ये DCGI ने इसको एक अप्रूवल भी इस तरह से दिया है कि पहले इमरजेंसी यूज में चल रहा था, अब ये वैक्सीन कैन बी सोल्ड एट. तो हम उस स्टेप पे भी आएंगे तो ये धीरे धीरे अवेलेबल भी होंगे. उस पे भी अभी क्वेरीज चल रही हैं कि उसके बाद कोई वैक्सीन लगवाएगा तो वेदर दे आर सपोज टू रजिस्टर एट कोविन ऐप और नॉट, कितने लोग उसको रजिस्टर करेंगे, किसने लगवा लिया हम नहीं जा पाएंगे. तो वो भी एक सेपरेट इशू इसके साथ चल रहा है. तो फिलहाल प्रिकॉशनरी डोज जो है, जो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है इस पार्ट को, वो अभी हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर और जो हमारे 60 प्लस के सीनियर सिटीजन हैं जिनके पास साथ में कोमॉर्बिडिटी के केसेस हैं, वहां पर हम ये प्रिकॉशनरी डोज दे रहे हैं. तो अल्टीमेटली बूस्टर एंड प्रिकॉशनरी हम कह सकते हैं कि मेजर डिफरेंस नहीं है. जब आप सेलेक्टेड सेगमेंट पे अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसको वर्ड यूज कर रहे हैं प्रिकॉशनरी डोज. जी मैडम. I would request all the that I would like to request all the panelists, if something I am missing here, we should share here, because ultimately our discussion need to be beneficial for the audience. जी सर. राइट सर. डॉक्टर कटारिया सर, मैं अलोंग इन द कंटिन्यूएशन ऑफ योर आंसर सर एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि ये जो बूस्टर डोज है, ये क्या बच्चों के लिए जो है उनके लिए अनिवार्य हो जाएगा, उनको भी लगवाना होगा ये चीज, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं तो उनके लिए भी मतलब. देखिए सर, टाइम के साथ साथ गवर्नमेंट ने आगे क्या करना है, इसके लिए हमारे पास डिफरेंट कंट्रीज की जो स्टडीज हमें मिलती जा रही हैं, WHO जैसे हमें एनलाइटन गाइड कर रहा है, हम अकॉर्डिंगली चल रहे हैं. जैसे ओमिक्रॉन भी अभी हमने कहाँ पहले देखा था, साउथ अफ्रीका में नवंबर 21 में फर्स्ट टाइम हम इसको देख पा रहे हैं. वो उसके बाद में एडवाइजरीज आई. अभी जो गवर्नमेंट का अपना इंडिया का चल रहा है, ये है 15 to 18 तक के लिए जो है हम फर्स्ट डोज दे रहे हैं. अनदर वे हम सेकंड डोज. बूस्टर हम जनरली, जो अभी अपन ने बात की थी कि बूस्टर हम कब अप्लाई करते हैं, कि हम फर्स्ट डोज देने के बाद में जब बूस्टर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि इम्यूनिटी को आपने इतना बूस्ट कर दिया, इट विल सस्टेन फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. लाइक जैसे सर हम लोग कॉमन वैक्सीन बच्चों के अंदर देखते हैं, ये टाइफाइड का वैक्सीन लगाए जाते हैं, तो टाइफाइड वैक्सीन 8 साल की एज के ऊपर हम एक बूस्टर डोज देते हैं. वो बूस्टर डोज जो दिया जाता है वो यूजुअली एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्म के अंदर होता है, दैट विल रिटेन फॉर द 12 ईयर ऑलमोस्ट इम्यूनिटी को. तो अभी जो हम बात कर रहे हैं बच्चों की बूस्टर डोज जो आप क्वेरी कर रहे हैं सर, तो बच्चों की बूस्टर डोज अभी तो 15 to 18 तक के लिए फर्स्ट एंड सेकंड डोज तक के लिए गवर्नमेंट ने उसको एंटाइटल किया. बूस्टर तो अभी हम मार्केट में जो सुन रहे हैं, जो अदर कंट्रीज में देखें, इवन यूके की स्टडीज को अपन देखें तो यूके ने कहा है कि यदि हम थर्ड डोज अप्लाई करते हैं तो 88% मोर्बिलिटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं. तो अभी ये स्टडीज आ रही हैं सर कि कितना और जरूरत है. तो कहीं ना कहीं पब्लिक का हम सबको एज्यूम कर लेना चाहिए कि कोरोना जाएगा नहीं, हमें इसके साथ रहने की आदत डालनी होगी.
बिल्कुल जी बिल्कुल। सर। एक चीज और जैसा कि एक मैंने मैं पहले भी बोलना कहा। चाहूंगा जी सर। हेलो। जी जी सर, सर जी आशीष सर। Kindly. जी हाँ, सर मैं बूस्टर प्रिकॉशन पे मैं थोड़ा सा एक मैं बोलना चाह रहा था कि जी जी अपने सर इंडिया में एक्चुअली में क्या है कि जो लॉन्च किया गया है वो प्रिकॉशन डोज के नाम से लॉन्च किया गया है। राइट। Yes. अभी डॉक्टर साहब ने भी बोला ये चीज वर्ल्ड वाइड बूस्टर डोज के लिए बोला गया है। हमारे यहाँ इंडिया में प्रिकॉशन डोज के लिए बोला गया है। और इसके लिए जो जो लोग हमको लग रहा है कि अप्रैल 2021 तक डोज लगवा चुके हैं उनको बूस्टर डोज या प्रिकॉशन डोज इंडिया में लग रहे हैं। तो हमको लग रहा है 9 मंथ गैप के बाद लगना है। तो अभी तो यस 15 से 18 के लिए जो बच्चों की बात आ रही है सर ने बोला अभी, तो अभी उनका 9 मंथ कंप्लीट भी नहीं हो रहा है तो उनको तो प्रिकॉशन डोज लगना भी नहीं चाहिए अभी। और इस पे स्टडी चल रहा है, अगर आगे कोई गाइडलाइन आएगा तो उसको फॉलो किया जाएगा और हम लोग भी अवेयरनेस करेंगे इस चीज के लिए। जी। इसमें तो डॉक्टर ये साहब थोड़ा मैं इनपुट देना चाहूंगा जी सर कि जो जी सर बूस्टर और बेसिकली इम्यूनो कम्प्रोमाइज जो पर्सन है उनमें जो हम बूस्टर की बात करते हैं, जब प्रिकॉशनरी डोज की बात करते हैं, तो सेकेंडली इसमें ये भी गाइडलाइन है कि हमें अगर 60 वर्ष से ऊपर जाना है या 60 वर्ष को लोगों को देना है तो हमें कोमॉर्बिडिटी को देखना पड़ेगा। अगर कोई कोमॉर्बिडिटी ज्यादा है तो वी कैन गो विद द बूस्टर डोज इवन प्रिकॉशनरी। तो ये सब चीजें हमारी इम्यूनिटी के साथ ही लिंक करती है। इवन जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो थर्ड डोज उसको दे चुके हैं प्रिकॉशनरी। तो वी कैन सी दैट ये जो डोज है अभी इस पे भी रिसेंटली स्टडी चल रहा है, क्या हम इनको किस तरीके से दें और कोमॉर्बिडिटी कौन कौन सी होती है, तो किस लेवल पे उसका डेथ रेट है। सो दैट इज आल्सो गोइंग ऑन। So there is a little bit difference between booster and precautionary, that is already जो डॉक्टर साहब कटारे साहब ने बताया। So, this is my from my side. जी जी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इसलिए अनिवार्य था, जो फार्मा विजन के दर्शक है उसमें सिर्फ बच्चे और फार्मा क्षेत्र से जुड़े लोग नहीं है, कई पेरेंट्स भी हैं, तो उनके मन में भी ये सवाल था। तो उन पेरेंट्स को भी ये मैं जागरूक करना चाहता हूँ कि ये चीज़ें अभी भी बीमारी है, पर प्रिकॉशन हमें लेनी है। जैसे जैसे हमारी केंद्र सरकार जो गाइडलाइंस हमें देंगी उसको हमें पालन करना पड़ेगा। सर केंद्र अभी इसके साथ मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ सर। मैं डॉक्टर आशीष जैन सर के साथ चलता हूँ सर। सर एक केंद्र सरकार द्वारा मार्च 2020 में पीएलआई स्कीम स्टार्ट की गई थी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम सर। सर उसमें हमें बताएं कि फार्मा क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भरता की ओर कैसे बढ़ सकता है और कैसे ये भारत को आत्मनिर्भर बना सकता है फार्मा क्षेत्र में सर, ये जो पीएलआई लिंक स्कीम थी सर, काइंडली बताएं सर। डॉक्टर जैन सर अपना अनम्यूट कीजिए सर प्लीज। जी सर, थैंक यू Okay, प्लीज सर, so प्लीज प्रोसीड। PLI scheme was came in the existence of 2020 March under the guideline framed by the Petroleum and Chemical Ministry। एंड इसमें जो है कि प्रोडक्शन लिंक्ड जो इंसेंटिव्स जो है मैन्युफैक्चरर्स हैं 21 जो लार्ज स्केल या इसका टोटली ऑब्जेक्टिव जो है, मतलब सब इसका जो मेन एजेंडा है ऑब्जेक्टिव है कि हमारे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनके लिए एक वन काइंड्स ऑफ इंसेंटिव्स जाए, वो उनकी प्रोडक्टिविटी फास्ट हो और कहीं ना कहीं जो चीज हमारी डोमेस्टिक है उस चीज को हम रिटेन करके रखें। तो उसके लिए वो एक पॉलिसीज फ्रेम्ड है। इसमें अभी 21 इंडिया के, हालांकि अभी लार्ज मल्टीनेशनल्स जो हैं या कोलेबोरेटेड हैं, उनके प्रपोजल्स आए थे, आउट ऑफ विच 8 को शायद मेरे अभी अभी अप्रूव्ड कर दिया है। आई हैड सीन कि 8 को अप्रूव्ड कर दिया गया है कि दे आर अप्रूव्ड फॉर पीएलआई स्कीम्स। और इसका जो है कि इंडिया को डोमेस्टिक प्रोडक्शन मार्केट में स्पेशली जो हमारी एपीआई है उसमें जो हमारी इंटेलेक्चुअल मींस जो हमारी इंडिया की डोमेस्टिक एपीआई है उसको कहीं ना कहीं कंजर्वेटिव्स भी होगी, उसका प्रोडक्शन फास्ट होगा। उसके प्रोडक्शन फास्ट होने से ये होगा कि हम जो ग्लोबली लेवल पे एक अपना लेवल होगा, इंडियन लेवल होगा। yes, this may be inherently developed by the Indian domestic manufacturers to around the globe। तो यहाँ पे
बहुत अच्छा मिशन है, बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव्स लेके आए हैं मार्च 2020 में। कोविड आउटब्रेक के बाद ये चीज अब कहीं ना कहीं बजट में हो, या मिनिस्ट्रीज भी जो हमारी ड्रग्स एंड केमिकल मिनिस्ट्रीज है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री भी उसके साथ आती है, तो वो भी कहीं ना कहीं फार्मा सेक्टर्स को लेके, पॉलिसीज को लेके बहुत जागरूक है। और साथ साथ हेल्थ मिनिस्ट्री तो कोविड आउटब्रेक के बाद बहुत ज्यादा फार्मा सेक्टर्स के लिए करने के लिए कमिटेड है। तो मैं इस प्रपोजल का तो बड़ा वेलकम करता हूँ। हाँ, इसके आउटकम्स जो हैं अभी थोड़े से आने वाले समय में अपन देखेंगे। और ये है उसका ऑब्जेक्टिव, ये है कि कहीं ना कहीं हम डोमेस्टिक लेवल पे चीजों को, हमें कोलेबोरेशन लिस्ट लेना पड़े, वेदर रिक्वायर्ड कोलेबोरेशन, तब अपना मैन्युफैक्चरर्स उसको कोलेबोरेट करे। Otherwise, if possible, at maximum extent, if possible, we can generate our own materials, on API or on materials, and जो अपना PLI स्कीम्स है उसको प्रमोट करेगी, उसको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेगी। तो अभी केवल 8 कंपनी, मेरे ख्याल से 8 कंपनीज हैं वो अप्रूव्ड है PLI से। बाकी फर्दर सभी का अपना प्रपोजल्स प्रॉपर सबमिटेड है, और उसके आगे की गाइडलाइंस या फ्रेमिंग्स क्या है, जैसे जैसे क्लियर होती जाएंगी वैसे वैसे, और लर्निंग के थ्रू, लिटरेचर के थ्रू अपन और आगे उसमें देखते जाएंगे। जी बिल्कुल सर, बहुत सरल शब्दों में डॉक्टर जैन सर ने बोला है, और शायद यही कारण था कि जब सरकार ने ये लेके आया तो फार्मा क्षेत्र में एकदम से बूस्ट आ गया था, और काफी ज्यादा हमने एक्सपोर्ट भी किया था। एंड उम्मीद करता हूँ कि जो सरकार के कदम है आगे भी इस फार्मा क्षेत्र को बूस्ट करेंगे। इसी के साथ कार्यक्रम को बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर आशीष सिंह के साथ के पास चलता हूँ। आशीष सिंह सर, एक मिनट सर, ने अभी जो बोला PLI पे, थोड़ा सा उस पे मैं बताऊंगा कि सर हमको लगता है कि इस पे हम 300 एप्लीकेशन पड़े हुए हैं फार्मा सेक्टर के। और सर अभी आपने बोला जो 8 अप्रूव्ड हो चुके हैं वो एकदम क्लियर है, लेकिन जो अभी हमें थोड़ा सा नॉलेज मिला हुआ है अभी कि लगभग 1500 करोड़ रुपए ये फार्मा सेक्टर को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं सर। और उसमें करीब 55 कंपनियों को इन्होंने सेलेक्ट कर लिया है, और इसमें हमारे कुछ सन फार्मा, अरविंदो फार्मा, ये सारे सेक्टर, ये सारे फार्मास्यूटिकल कंपनियों को हमको लग रहा है कि इन्होंने दे भी दिया है कुछ पेमेंट, और 1500 करोड़ ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और हमको लगता है कि फार्मेसी फील्ड में एक बड़ा बूस्टअप का काम करेगा, रोजगार के बड़े चांसेस मिलेंगे बच्चों को, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट हैं अगर यहाँ पे बनने लगेंगे तो हमारे लिए बहुत बेनिफिट है। क्योंकि इंस्टीट्यूशनल में क्या है कि आजकल हम तो यहाँ पे सर यूपी में बैठे हुए हैं, तो यूपी में इंडस्ट्री बहुत कम है, और वो भी गोरखपुर साइड में तो इंडस्ट्री तो समझ जाइए कि 2-3 इंडस्ट्री है हमारे यहाँ, एक पेरेंटल की है और एक सिरप सेक्शन की है, और सारे इंजेक्टेबल है, वो भी सारे इंजेक्शन बनाते हैं। तो हमारे यहाँ बहुत प्रॉब्लम है इस चीज की। हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी भी कोशिश कर रहे हैं कि गीडा में ये चीज डेवलप हो, और ये PLI स्कीम जो आया है ये हमारे फील्ड के लिए बहुत बूस्टअप का काम करेगा। अगर इस पे बहुत इफेक्टिवली थोड़ा सा अगर हम लोग बच्चों को ट्रेनिंग के माध्यम से जो भी इंडस्ट्री में अगर लिंकअप करें कि हम लोग जो भी वेबिनार कराते हैं थोड़ा सा इस पे फोकस करें, तो हमको लगता है कि और चीजें प्रमोट हो और हमारे बच्चे इधर जाएं इंडस्ट्री की तरफ, और हमारे रोजगार बढ़े, इससे जरूर बढ़ेंगे। डेफिनेटली रिसेंट अपडेट गिविंग। हाँ, इसमें एक चीज है कि जो अपने आप जैन सर पहले बात कंप्लीट कर ले, देन वी कम टू द कार्य सर। डॉक्टर जैन सर प्लीज कंप्लीट योर सर। थैंक्स टू अवर आशीष सिंह सर की गिविंग रिसेंट अपडेट। बिल्कुल सही सर ने जो इनलाइट किया, सर ने जो बताया कि प्रपोजल्स की क्वांटिटीज भी ज्यादा है और फंडिंग भी ऑलरेडी बहुत 55 कंपनीज को अप्रूव्ड है। तो quite good. I'm very thankful कि अभी का recent data, so running with this data, and then thanks Ashish Singh sir for giving recent update. Until unless इस चीज का बिल्कुल है कि जो हमारी ओरिएंटेशन टूवर्ड्स एम्पावरमेंट है या ओरिएंटेशन टूवर्ड्स अपने फार्मा सेक्टर्स में एम्प्लॉयबिलिटीज के चांसेस बहुत अच्छे बढ़ेंगे, अनडाउटली, इसमें कोई दो राय नहीं है।
बहुत बढ़ेंगे। और सेकंड थिंग्स ये है कि हम अपने इंटेलेक्चुअल चीजों के लिए, जो हमारी डोमेस्टिक चीजें हैं, उसकी भी हम और ज्यादा वैल्यूज को समझ पाएंगे। तो ये रिसेंट अपडेट्स के लिए मैं आशीष सर को फिर से थैंक्स देना चाहता हूँ। थैंक यू सर। डॉक्टर कटारिया सर, जी, आप जी। कुछ ऐड करना चाहते हैं? जी सर, जी सर। जी, जी। एक्चुअली हम लोग बड़े टाइम से एक वर्ड सुनते आ रहे थे कि मेड इन इंडिया, है ना। उसके बाद में वोकल फॉर लोकल। अब ये जो कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं हमारे, और इन कॉन्सेप्ट को धरातल पे लाने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए पीआईएल बहुत अच्छा, ये हमारा जो इंसेंटिव स्कीम्स हैं ये बहुत अच्छी मानी जा रही हैं। इसमें अपन ने देखा कि करीब करीब जो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि विद इन नेक्स्ट 5 ईयर हम करीब $520 बिलियन का प्रोडक्शन इंडिया में कर लेंगे। ये गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशंस है जो उनके फैक्ट एंड फिगर्स डिस्क्लोज करते हैं हमें। अब इसमें मेन इनका क्या था कि हम चाह रहे हैं कि हम हमारे पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल्स की बात करें तो एपीआई के लिए या रॉ मटेरियल, अभी अपन ने जैसे एक वो गाड़ियों का केसेस भी देखा कि चिप के बिना कार की अवेलेबिलिटी की शॉर्टेज हो गई थी हमारे पास यहाँ कंट्री के अंदर, क्योंकि हम डिपेंडेंट हैं दूसरी कंट्रीज पे। तो हम वो डिपेंडेंसी भी कहीं ना कहीं खत्म, तो मैं नहीं कहूंगा एकदम से, पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम काफी हद तक उसको कम कर पाए, ये गवर्नमेंट का सबसे बड़ा टारगेट है। बहुत नुकसान हो रहे हैं इस वजह से हमारे, हम कहीं ना कहीं इंपोर्ट के टैक्सेस पे कर रहे हैं बहुत ज्यादा, हमारा खुद का एम्प्लॉयमेंट नहीं हो पा रहा है, हम बाहर से प्रोडक्शन करवा रहे हैं और वहां से ले रहे हैं। और वही चीज यदि हम अपनी कंट्री में प्रोड्यूस करने लगेंगे, लैंड की कोई कमी नहीं है इंडिया के अंदर, बहुत सारी जमीनें जहां जहां हम देखेंगे बहुत दिखाई देंगी, हमें कोई कमी नहीं है, बस उसको फ्लरिश करना है। इंसेंटिव्स दे रही है गवर्नमेंट अब उसको कि आप आके यहाँ पर प्लांट लगाइए या इस लाइन के अंदर आप वर्क करिए। जैसे सर ने बताया, आशीष सर ने, कि 15,000 करोड़ ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स के लिए तो बहुत ह्यूज अमाउंट है ये। तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट की जो पोजीशंस है वो भी इंडिया में बहुत अच्छी होने वाली है इस स्कीम से, और हमारी डिपेंडेंसी जो है दूसरी कंट्रीज पे वो भी थोड़ी कम होगी, और कहीं ना कहीं हमारा प्रोडक्शन बेहतर होगा इससे। तो हम फॉरेन, इवन इस स्कीम के अंदर हमने देखा कहीं ना कहीं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी इनवाइट किया गया है कंट्री के अंदर कि आप भी यहाँ आके ये काम करिए। तो हमें कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट एफडीआई वाला बेनिफिट भी हमें मिलने वाले हैं। तो ये बहुत ही अच्छा स्कीम माना जा रहा है, और फार्मास्यूटिकल्स के लिए तो हम कहेंगे एक तरह से ऑक्सीजन है ये, बहुत बढ़िया। जी सर। ये बहुत अच्छा स्टेप है डॉक्टर साहब जो आपने कहा, क्योंकि ये स्टेप की जरूरत है। इवन यंगस्टर जो यंग फार्मासिस्ट है वो वेट कर रहे हैं, आइडियोलॉजीज बहुत है, लेकिन उसको अभी इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया। इसके दौरान हमें हमारी इंडस्ट्री फार्मा सेक्टर जो है वो बहुत इवन 15 to 20% एकदम से हाइक में गया है। सो आई थिंक इट इज एक्सीलेंट प्लेटफॉर्म, सो वी कैन एक्सप्लोर। तो फार्मासिस्ट का बहुत अच्छा रोल होगा इसमें सर, पर्टिकुलरली एमएसएमई पे ये ज्यादा इफेक्टिवली अप्लाई हो रहा है। इसी सेगमेंट को ज्यादा जरूरत है। यस जो मेरा सर अगला सवाल था वो बेशक आप सभी लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सर उसका हल निकाल ही दिया। एक्चुअली जो मेरा था, जो कि सवाल ये था, जो हमारे जो वित्त मंत्री हैं श्री निर्मला सीतारमण, उन्होंने 2022-23 में बजट में R&D और स्पेशली जो स्वास्थ्य सेवाएं उस क्षेत्र में जो एलोकेशन है बजट की वो मैक्सिमाइज करने की कोशिश की है। तो मेरा जो सवाल था डॉक्टर आशीष सिंह सर से वो यही था, सर हमारा जो देश है वो यंगस्टर्स का देश कहा जाता है, बहुत से एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जाता है बहुत से लोग, तो थोड़ा सा इस पे हमें रोशनी डालें कि इस बजट में अगर यदि बढ़ावा होता है तो वो किस प्रकार हमारे इंडिया को बूस्ट मिलेगा, फार्मा क्षेत्र को बूस्ट मिलेगा सर। काइंडली डॉक्टर आशीष सिंह सर। सर जब इसमें मैं थोड़ा सा प्रिकॉशन डालूंगा, जब ये गवर्नमेंट आई थी 2014 में, तो हमारे फार्मा सेक्टर में एडमिशन की क्या स्थिति थी, बट एक डिजिटल वर्ड मोदी जी ने लॉन्च किया, डिजिटलाइजेशन। और ये मैं आज भी बोलता हूं कि ये इन गवर्नमेंट को भी नहीं पता है कि इसके वजह से कितना बेनिफिट मिला एकेडमिक को, इतना बूस्टअप मिला कि एकेडमिक में एडमिशन के लाइन लगे हुए हैं। अभी मैं बताऊं कि मैं जिस कॉलेज में हूं उस कॉलेज में मैं नेक्स्ट ईयर का एडमिशन कर रहा हूं, और उसमें करीब करीब 25% सीटें हमारी भर चुकी हैं अभी भी। तो उस सिर्फ डिजिटलाइजेशन की वजह से, और सर ने जो हमारी गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट है, इन लोगों ने जो डिजिटल किया आपके यहाँ, जैसे अभी हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी सारा कुछ ऑनलाइन भी कर दिया है, चीजों को रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कर दिया है। और आने वाले टाइम में इस बजट से हमको लगता है कि कोविड-19 पे ज्यादा फोकस होना है, और जिस वजह से जो अभी हमारा पिछला क्वेश्चन जो था पीएलआई पे, हमको लगता है कि उससे हमारा जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसको बहुत ज्यादा बजट में हेल्प मिलने वाला है, और हमारा रोजगार बढ़ेगा।
और हमको लगता है कि हमारी जो ड्रग पॉलिसी है और अच्छी होगी। जी आशीष सर, मैम आपका माइक म्यूट हाँ, कीजिए यस सर। यस यस यस। मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड ऑन करना चाहूंगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज जब थोड़ी सी जो मैक्सिमम ग्रांटिंग के लिए रही हैं, वो आप पुराना हिस्ट्री देखेंगे तो इस चीज से हमारे सारे लोग बहुत अवेयर हैं कि फंडिंग्स रही है थोड़ी सी रिसर्च डायरेक्शन में, रिसर्च को एक्सप्लोर करने के लिए, या फिर कोलेबरेशन के लिए रही है, एकेडमिक और इंडस्ट्री कोलेबरेशन के लिए। यहाँ पे मैं आशीष सर की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये जो बजट में प्रोविजन है, बजट में न्यू की हम फार्मा सेक्टर्स को मोर ग्रांटिंग या मोर बजट प्रोवाइड करेंगे, ग्रांटिंग क्या बोलना चाहिए, मोर बजट एलोकेशन किया है, वो डायरेक्ट इस बार बेनिफिशियरी हमारे इंटरप्रेनर, हमारी मिडिल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है। और उसके साथ क्योंकि अभी क्या होता था कि एक हाइपोथेसिस को हमारे गुरफतेह सर या आशीष सर खुद जनरेट करते थे कि माइट बी पॉसिबल ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेचर, ऑन द बेसिस ऑफ एंड गवर्नमेंट अप्रूव्ड दिस प्रपोजल बाय मिनिस्ट्री डीएसटी और सीएसआईआर, और फिर हम लोग उसको थोड़ा लिंक्ड अप करते थे कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी के जोन पे कि ये इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स तो नहीं थी, हमारी हाइपोथेसिस थी, तो इसको हमें प्रोजेक्टिंग गवर्नमेंट ने की है, फंडिंग की है, तो हम इसको किससे कैसे एग्जीक्यूशन ले जाएं इंडस्ट्री साइड पे। लेकिन यहाँ पे मैं बिल्कुल आशीष सिंह सर की बात से सहमत हूँ कि यदि ऐसा एलोकेशन आया है बजट में तो डायरेक्टली बेनिफिशियरी, अब जहां जो प्रॉब्लम थी एक्चुअली, जो हमारी प्रॉब्लम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आने वाली थी, जहां की थोड़े से हाइपोथेसिस से दूर एक्चुअलिटीज पे वो पहुंच गए थे और वो प्रॉब्लम्स इनकाउंटर, उनको फंडिंग एलोकेशन होने से वो चीजें स्मूथन होगी, वो चीजें स्ट्रेंथन होगी और उसके बहुत ज्यादा अच्छे आउटकम्स मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ ट्रांसलेशनल रिसर्च, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। ये हमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें इस एलोकेशन से, और हमारे जो स्पेशली रिसर्च भी है बिहाइंड द इंडस्ट्रीज, वो भी इससे बहुत ज्यादा बेनिफिटेड हो पाएगी एंड इंट्रोड्यूसिंग न्यू मोर प्रॉब्लम्स एंड देयर सोल्यूशन फॉर दैट। तो यहाँ नया बजट में एलोकेशन के लिए हम लोग बड़े शुक्रगुजार हैं। यदि नए बजट में निर्मला सीतारमण हमारी जो बजट मंत्री हैं, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, यदि उन्होंने फार्मा सेक्टर्स को रखा, इट इज हाईली डिजायरेबल, हाईली नीडेड सेक्टर्स। और अब कोविड आउटब्रेक में तो सबको समझ में आ ही चुका है सारी मिनिस्ट्रीज को कि फार्मा सेक्टर्स के लिए जितना कंट्रीब्यूट किया जाए उतना कम है। तो मैं थैंकफुल हूँ इसके लिए। जी सर, जी सर। जी कोविड में तो इंडिया हैज ऑलरेडी बीन एंटाइटल्ड एज फार्मा ऑफ द वर्ल्ड। राइट। गुरुफतेह सर, आप ऐड करना डॉक्टर चाहेंगे? आशीष सिंह ने जो कहा सर, मैं सहमत हूँ, क्योंकि एक्चुअली मेरे को ऐसा लगता है कि कोविड-19 के कारण ये चीज डेवलपमेंट होनी थी। एक तो इवन डिजिटल, नो डाउट उसने हमें बहुत ज्यादा बूस्ट अप कर दिया, सबसे ज्यादा कोविड-19 का इम्पैक्ट पड़ा जिसके कारण हम डिजिटल में गए। एंड नाउ हमारे पास एक बजट अच्छा खासा गवर्नमेंट दे रहा है, देन आई होप कि नेक्स्ट ईयर में ये इंक्रीज होगा, राइट। इसको और बढ़ाना होगा गवर्नमेंट को, क्योंकि दे आर प्लानिंग कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हमारी, ये अगर कोविड नाश खाता तो शायद मे भी पॉसिबल ना होता। अभी नाउ हमें पता चल गया है कि अगर हम इससे हेल्थ सिस्टम को जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे एज पर द डायरेक्शन ऑफ WHO, तो हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो आई थिंक एक कोविड-19 का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है हमारी इस ग्रोथ में और इस बजट को बढ़ाने में और इस डेवलपमेंट को करने में, जहाँ हम ये कहें कि हमारा नए नए अफसर्स जो आ रहे हैं, तो इसमें डिजिटल में बहुत बड़ा हाथ रहा है कोविड में। बिल्कुल सर। जी सर, धन्यवाद सर। सर, अगला क्वेश्चन मेरा डॉक्टर गुरुफतेह सिंह सर से ही है कि सर, ये अभी 20 जनवरी 2022 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इन्होंने एक ड्रग रूल लिया है कि जिसमें फार्मासिस्ट प्रेस्क्रिप्शन कर सकते हैं सर्टेन मेडिसिन को। तो सर, ये जस्ट एक क्वेश्चन है कि ये पहल कैसी रहेगी हम फार्मासिस्ट के लिए और क्या-क्या बदलाव दिख सकते हैं? सर, इस पे अपनी राय देखिए, एज पर यस, थैंक यू वेरी मच, एक्सीलेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अक्सर मैं भी इस लाइन में रहा हूँ, सो इस लाइन का ही मैंने भी, इवन माय फादर इज डॉक्टर, सो आई लेफ्ट द MBBS एंड जॉइन द फार्मा सेक्टर। सो मेरे को ये लगता है कि ये बहुत अच्छा स्टेप है, बट इसमें हमें और अपने आप को स्ट्रेंथन करना होगा। हमारी अपने कुछ ऐसे कुरिकुलम में बदलाव लेके आने पड़ेंगे जो कि हमें कम से कम एक प्रैक्टिस, जो हम कहते हैं कि फार्मेसी प्रैक्टिस,
अगर फार्मेसी प्रैक्टिस के साथ हमें ये कुछ इनिशियल या कुछ लिमिटेड मेडिसिन जो उस रूरल एरिया या जहाँ एब्सेंस ऑफ द डॉक्टर में काम करना पड़ रहा है, या गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है, तो हमें उसके लिए हमें कोई तैयार करना पड़ेगा बच्चों में और इस एजुकेशन फार्मेसी में, जो हमारा प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत कम है एज कम्पेयर टू थ्योरेटिकल में हम चल रहे हैं, प्रैक्टिकल हमारा फार्मास्यूटिकल सेक्टर में है। लेकिन अगर हम इसको प्रैक्टिस की बात करें, अगर हम मार्केट में क्लिनिकल की बात करें, तो वहाँ एक्सपोजर हमारा कम है। बड़ा इनिशिएटिव एक्सीलेंट है, आई अप्रिशिएट कि ऐसे इनिशिएटिव आने चाहिए और फार्मासिस्ट को भी आगे जो है कम्युनिटी में सर्विसेज करने के लिए जो भी लिमिटेड जो गवर्नमेंट्स की गाइडलाइन है, या फर्स्ट फेज की ड्रग्स हैं, या ओवर द काउंटर ड्रग्स हैं, या कई प्रिकॉशनरी ड्रग्स भी हैं, तो उसकी एक लिस्ट के अकॉर्डिंग, जो कि बहुत सारी आगे भी लिस्ट आई थी कि दीज आर द 62 ड्रग्स वी कैन बी यू नो द गिवन, तो उस केस में हमें अपने आप को और हमारा कुछ जो सिलेबाई है उसमें भी हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा, और फार्मेसी को बूस्टअप करने के लिए ये इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा अगर हमें क्लिनिकल की ओर बढ़ना है। अगर हॉस्पिटल्स की ओर फार्मेसी को जाना है, तो हमें जैसे फॉरेन डेवलप कंट्री में है, जैसे कनाडा, अमेरिका में आप देखेंगे, तो वहां में भी जो फार्मेसी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है उसका एक अलग मॉडल है, अलग रोल है, राइट। सो पैरेलल टू डॉक्टर तभी चल पाएगा जब उसके पास नॉलेज होगी, उसके पास मेडिसिन का पूरा बैकग्राउंड होगा कि मैंने आगे क्या करना है, कौन सी मेडिसिन कब दे सकता हूँ, तो लिटिल बिट उनको नॉलेज प्रॉपर डायग्नोस की भी होनी चाहिए। सो आई थिंक इट्स अ गुड इनिशिएटिव एंड आई अप्रिशिएट के इसको हमें आगे लेके जाना चाहिए, बट हमारे कुरिकुलम में भी इसको एक पार्ट बनाना चाहिए अकॉर्डिंग टू माय आइडिया। Any other comment from other experts? I think गुरफतेह सर, ये अभी गुरफतेह सर, अभी ये अप्रूवल शायद अभी एक्ट की तरह नहीं आया है, ये अभी डीटैब का प्रपोजल है, ये प्रोबेबली अभी मतलब ऐसा इंडिया में एप्लीकेबल नहीं हो। आपके गुरफतेह सर पंजाब से बिलोंग करते हैं, तो सर का सराउंडिंग स्टेट हरियाणा है सर। Yes sir, I belong to Punjab. I know कि this is not implemented, but ये proposal है, so I am contest only proposal का, अगर it is implement, then we can go with that. But in Haryana sir, I have seen a order from Haryana government where pharmacists have already been authorized to prescribe few medicines. Probably you might have seen that order sir, कि उन्होंने कुछ list of medicines दिया, like antiemetic, analgesic, few antifungal, like certain medicines which commonly we use. तो उन्होंने उस लिस्ट में लिखा है कि इन द एब्सेंस ऑफ फिजिशियन, जो ये हमारी CHCs, PSCs, जो छोटे सेंटर, हेल्थ सेंटर चलते हैं हमारे गवर्नमेंट के गाँवों की तरफ में, तो वहाँ फार्मासिस्ट को उन्होंने एंटाइटल किया है हरियाणा गवर्नमेंट ने। ये बहुत अच्छा स्टेप है। मैं गुरफतेह सर की बात को ही कंटिन्यू करना चाहूंगा। सर ने कहा था कि ये हमें दे तो दिया राइट, पर जब हमें राइट मिल गया तो अब हमारी ड्यूटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं कि हम उससे जस्टिफाई करें। हमें उतनी स्मार्टनेस, हमारी एजुकेशन की उतना कमांड हमारे नॉलेज पे जरूर रखना पड़ेगा कि हम जस्टिफाई करें, इसके साथ पूरा जस्टिस करें, हमें गवर्नमेंट और राइट दे, इनको विड्रॉ ना करें। ये मेरा नॉट ओनली हरियाणा सर, नॉट ओनली हरियाणा, अदर स्टेट इंडिया की बहुत सारी स्टेट में है ये चीजें, उन्होंने इम्प्लीमेंट भी करा स्टेट वाइज, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट प्रॉपर तरीके से एक रूल बुक में, या इसमें हम कह सकते हैं कि ये आया नहीं है, इम्प्लीमेंटेड फुली नहीं है। लेकिन मेरा ये था कि इस गुड इनिशिएटिव अगर कोई इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है, इट इज गुड इनिशिएटिव फॉर फार्मेसी पर्सन, बट उनको बैकग्राउंड, उनको आगे आना पड़ेगा। वी शुड हैव ए एक्सीलेंट नॉलेज इन टर्म्स ऑफ क्लिनिक। हाँ, हमारा डीटेप प्रपोजल दे चुका है सर, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वेरी सून इट विल बी इम्प्लीमेंटेड। Moreover, I think so little bit more, but just moreover I think so कि little bit amendments भी इसमें अभी तो खैर जो है एक possibility है कि make a compendia and one kinds of IP, you can say one kinds of IP कि these are the drugs and their monograph and all data which exempted from the prescriptions. The pharmacist can deliver the drugs with the absence of a registered medical practitioner. I think so. Duties of pharmacist बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मनीष सर की बात से और गुरफतेह सर की बात से बहुत मैं अवेयर हूँ। मोर ओवर अब फार्मेसी में भी चैलेंज ये रहेगा कि हमें मोर कंसर्निंग अबाउट द फिजियोलॉजी, नॉट ओनली वी कैन से फिजियोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी,
or not you can only say कि we are being a master of material, we are being a expert of drugs, not only a drugs, collaborated with physiology along with drugs. अब एब्सेंस में कोई पेशेंट आता है, इनकॉग्निटी है, हमने कफ सिरप तो दे दिया है अंडर विदाउट प्रिस्क्रिप्शन के, इट मे बी ए डेंजरस फॉर अदर साइड ऑफ ओवेस तो नहीं था, तो वी मोर फोकस आवर क्यूरिकुलम आल्सो मोर फोकस टू इंटरेक्शन ऑफ ड्रग्स एंड मोर लर्निंग्स ऑफ ड्रग्स टूवर्ड्स द फिजियोलॉजी, तो इसमें स्किल्ड बहुत डेवलप होनी पड़ेगी। राइट्स तो मिल जाएगा, वही राइट्स तो मिल जाता है, अच्छी चीज है, लेकिन उसमें हमें बहुत फोकस्ड होना पड़ेगा, बिकॉज वी आर इन अदर वर्ड्स हम खुद ब खुद भी एक प्रैक्टिशनर हो जाएंगे। yes. मैं एक वर्ड कहता होता हूँ कि वी आर इक्विवेलेंट टू डॉक्टर्स। अगर फार्मेसी में राइट हमें नॉलेज मेडिसिन का इतना है कि हम लोग प्रोवाइड करते हैं कि कौन सी मेडिसिन कब देना, वी शुड नो ईच एंड एवरीथिंग, बट क्लिनिकल एस्पेक्ट्स वो चीजें हमें में और ज्यादा बिल्डअप करना पड़ेगा ताकि हम अपनी ड्यूटीज को अच्छे तरीके से निभा पाए। सेकंड लाइन तैयार करना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा। इट्स यू कैन सी इन द डेवलप्ड कंट्री मैम, कनाडा, अमेरिका, माय लॉट ऑफ स्टूडेंट दे आर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ओवर देयर एंड वो कर रहे हैं। और ये चीजें मैं अक्सर यहाँ पंजाब में मैं बहुत सारे जब लेक्चर करता हूँ तो ये चीजें अक्सर मैं कहता हूँ कि इट्स अ गुड इनिशिएटिव, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं विद क्वालिटी, उसको हमें बिल्डअप करना पड़ेगा, पहले खुद को तैयार करना पड़ेगा ताकि सेकंड लाइन जो तैयार करना चाह रही गवर्नमेंट, क्या हम रेडी हैं? सो आई होप के ये चीज हो पाए। जी सर, धन्यवाद सर। सर मेरा अगला सवाल डॉक्टर महेश कुमार कटारिया सर से है। सर अभी उत्तर प्रदेश में एक पहल हुई है कि जो भी हमारा रजिस्ट्रेशन होगा, जो हमारे फार्मासिस्ट हैं, जो स्टूडेंट हैं, पहले वो ऑनलाइन शुल्क जमा करा के अपना मतलब रजिस्ट्रेशन कर लें, देन इसके बाद उनको क्या करना होगा, एक टाइम दिया जाएगा और उनका रजिस्ट्रेशन की जो नवीनकरण जो भी है वो प्रोसेस कराई जाएगी। तो सर मेरा जस्ट इसमें ये एक क्वेश्चन निकलता है, सिंपल अगर मैं बोलूँ, इसको डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि जो एक करप्शन था, जिसमें सर मैं भी उसी बोर्ड से हूँ, और बिकॉज एज अ टीचर बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, स्टूडेंट्स वो सेड दैट 8,000 दो या 10,000 दो, 2 महीने में हो या 1 महीने में आपका। तो सर जस्ट ये क्वेरी है, ये पहल कहाँ तक अच्छी है, और सर इसमें हम अभी सारे ही एक्सपर्ट की राय लेना चाहेंगे सर। जी नेहा मैडम, मैं स्टार्ट करता हूँ इसको, क्योंकि सर जहां तक मुझे ध्यान है पंजाब ने अभी रिसेंटली शायद इंट्रोड्यूस कर दिया या करने की प्रोसेस में है। गुरफतेह सर विल टेल बेटर। आशीष सर फ्रॉम एमपी, आई एम नॉट प्रीटी श्योर वेदर देयर इज इट इज इम्प्लीमेंटेड और नॉट। मनीष सर, वो एक्चुअली एमपी में अभी ये तो नहीं एकदम से, लेकिन मैं भी थोड़ा सा एड ऑन हूँ मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल में, तो उन्होंने रिफ्रेशर्स कोर्स जो कि अर्ली बर्ड अप्रूव्ड हुआ था, उसके लिए जरूर थोड़ा मैंडेट लाए थे वो लोग। बट रिगार्डिंग अभी मध्य प्रदेश में तो क्या है कि आप 5 ईयर के लिए अभी कर दिया था, मतलब 5 इयर्स के लिए आफ्टर रिन्यूअल के लिए ऑनलाइन प्रोसेस है। जी, हमारा राजस्थान के अंदर मैडम ये सिस्टम काफी टाइम से इम्प्लीमेंटेड है, तो मैं आपको इस पे बेटर बता सकता हूँ कि हमारी प्रोसेसिंग क्या रहती है। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा, फंक्शन स्मूथ होता है। आप कहीं अदरवाइज आप डॉक्यूमेंट लेके पहुंचते हैं, वहां जाते हैं, ऑफिस में कोई ऑफिसर अवेलेबल नहीं है। तो हमारे यहाँ से अब गंगानगर से यदि हम देखें तो जयपुर इज आवर कैपिटल राजस्थान का, तो जयपुर का डिस्टेंस करीब 500 किलोमीटर है, 450 किलोमीटर। एक बच्चा कितने चक्कर लगा सकता है, कितना पॉसिबल है उसके लिए। तो ऑनलाइन सिस्टम से प्रॉम्प्टनेस आई है, बिल्कुल आई है। वेरिफिकेशन कंपैरेटिवली स्मूथ हो रहा है। मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेसिंग के बारे में बताऊं कैसे रखा जाता है। स्टूडेंट को पोर्टल पे डायरेक्ट अपने नाम से लॉगिन करना रहेगा, वो उसमें रजिस्टर करेगा। उसमें स्टूडेंट की बेसिक एंट्री जो कि हम कहते हैं उसकी आइडेंटिटी, उसके बाद में एक सेकंड कॉलम खुलता है उसका क्वालिफिकेशन का, वो अपनी क्वालिफिकेशंस एंटर करेगा। आप सपोज आई बिलोंग्स टू सम कॉलेज, तो मैं अपना नाम वगैरह सब कुछ वहां पर कॉलेज का, स्क्रॉल डाउन में ऑप्शन में आ रहे हैं आपके पास रजिस्टर्ड कॉलेज जो है वहां के उस स्टेट के, वो पूरा का पूरा पीसीआई के पोर्टल से उठाते हैं उसको। स्क्रॉल डाउन ऑप्शन है। अब मैंने तो लिख दिया कि मैंने इस कॉलेज से पास किया है, क्या मैं इस कॉलेज में कभी गया भी हूँ या नहीं गया हूँ? तो अब ये पोर्टल पे जो भी डेटाज मेरे द्वारा सबमिट किए जाएंगे स्टूडेंट के द्वारा, वो डेटाज फिर वेरिफिकेशंस के लिए उस कॉलेज के पास ट्रांसफर करता है, पोर्टल टू पोर्टल।
कॉलेजेस आर आल्सो ऑथोराइज्ड, उनको भी अपना एक लॉगिन आईडी दे रखा है, उनके पास आ जाता है कि ये लिस्ट आपकी पेंडिंग है, स्टूडेंट को आप वेरीफाई करिए। तो स्टूडेंट ने कुछ नहीं करना, उसने घर पे बैठ के अपने मोबाइल से ही अपना सब काम कर दिया, उसको कहीं नहीं जाना पड़ा, ट्रांजेक्शन भी उसका मोबाइल से ही हो गया, उसका वो सब भी कन्वेंसेस बच गए एंड एवरीथिंग जो अपन अभी बात कर रहे थे वही वेरिफिकेशन हो गया। एज सुन एज इंस्टीट्यूट वेरीफाइज द डिटेल, यदि इंस्टीट्यूट कहता है कि एवरीथिंग इज ओके, तो उसके बाद में स्टेट काउंसिल क्या करती है, उस बच्चे को एक अपॉइंटमेंट का डेट और टाइम का मैसेज उसी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ट्रांसफर करती है, और वो अपने ये जो प्रोसेसिंग है, जिसको अपन कहते हैं ना कि अपना कुरियर आना है तो हम ट्रैक कर सकते हैं कहां पर चल रहा है, सिमिलरली हमारी प्रोसेसिंग जो राजस्थान में आप वेबसाइट देखोगे तो आप इसको ट्रैक कर सकते हो कि आपकी एप्लीकेशन आज कहाँ है। ये कॉलेज में पेंडिंग चल रही है तो अपीयर होगा। अब स्टूडेंट कॉलेज वालों को कह सकता है कि सर मेरी एप्लीकेशन 5 दिन से पेंडिंग है, प्लीज आप उसको फॉरवर्ड कर दिए। ओके, कई बार हो सकता है आज हम लोग लॉगिन करना भूल गए, 2 दिन हमने नहीं देखा पोर्टल को, तो ओके हमने कर दिया, लेकिन ये उसके सामने है कि कहाँ फाइल आपकी कहाँ अटकी है, ये बहुत क्रिस्टल क्लियर है इस ऑनलाइन पोर्टल के अंदर, राइट। अब जैसे ही उसको वेरिफिकेशन इंस्टीट्यूट ने किया है, तो वहां से आपके पास एक स्टूडेंट के पास मैसेज आता है, उस मैसेज में डेट एंड टाइम दिया, आप उस डेट एंड टाइम के ऊपर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और सेट ऑफ डॉक्यूमेंट जो भी उसने लिखा हुआ है उसमें आता है कि आप इतना सेट डॉक्यूमेंट का लेके आइए, आप पहुंचिए, हार्डली विद इन 5 मिनट, मैक्सिमम साइड में 10 मिनट्स का टाइम आपको लगेगा, क्योंकि टाइम ऑलरेडी आपको अलॉटेड है, आप राइट टाइम पे, तो विद इन 10 मिनट आप अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा के बाहर आ जाइए। पोर्टल पे ही कुछ दिनों के बाद में आपका रजिस्ट्रेशन अपलोड हो जाएगा, आप लॉगिन कर लीजिएगा और बाई पोस्ट विद इन फ्यू डेज इट विल रीच टू योर होम। नो मीडिएटर इज देयर, कोई परेशानी नहीं है। इससे बढ़िया बच्चों के लिए और किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए नहीं हो सकता कुछ। तो यूपी स्टेट काउंसिल ये लेके आई है, तो ये बहुत अप्रिशिएबल स्टेप है। इसमें मेरा एक सजेशन जो मैंने राजस्थान स्टेट को भी लिखा था, यहाँ की काउंसिल को भी दिया, रजिस्ट्रार साहब भी हमारे नोन है, तो मैंने उनको भी कहा था कि एक फार्मासिस्ट के पास भी अपना एक आईडी कार्ड दीजिए आप उनको। दैट आईडी कार्ड मस्ट बियर द फोटो रजिस्ट्रेशन, अदरवाइज हमारे पास वो पूरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, लेकिन जैसे आधार की तरह हम अपना आईडी कैरी कर सकें ऑलवेज, एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आप हैं, तो ये सजेशन एक रहेगा, हम ऐड भी करते हैं। मैंने पीसीआई में भी इस पोस्ट को किया था कि ये किस तरह से किया जाए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए, तो ये चीज भी यूपी यदि लेके आते हैं स्टेट काउंसिल तो ये बहुत अच्छा होगा। तो ऐसा प्रोसेस राजस्थान में काफी टाइम से चलता आ रहा है। पहले फॉर्म को 2 पार्ट में बांटा गया था, आजकल एक सिंगल पार्ट में ही कर दिया कि एक ही पार्ट में बच्चा अपनी डिटेल, एजुकेशनल डिटेल और फी का ट्रांजैक्शन सब कुछ एक ही स्टेप में कंप्लीट कर देगा। तो ये बहुत कन्वीनियंट हो गया मैडम स्टूडेंट के लिए, हाईली अप्रिशिएबल स्टेप फ्रॉम द यूपी स्टेट फार्मेसी। जी मैडम, ये मेरे बहुत अच्छा स्टेप है सर। इस स्टेप में हमारी टेंशन, हमारे यंगस्टर की टेंशन कम होगा, इससे एक्सीलेंट स्टेप्स। हम इसका सबसे करते हैं कि ऐसे ऐसे स्टेप और होने चाहिए ताकि हम लोग और आगे बढ़े। तो ये एक आई थिंक डिजिटल तभी बनेगा जब हम एक कंफ्यूजन्स को एक प्लेटफॉर्म में रख करके उसको खत्म करेंगे। सो दिस इज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इज अ गुड आइडिया कि हम अपनी सभी एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए और इमीडिएटली हमारा विद इन 1 वीक ही हमारा जो रिजल्ट है वो हमारे आंखों के सामने होता है। तो दैट्स एक्सीलेंट। इसमें क्या इन्होंने एडिशनल रखा हुआ है, लाइक आई एम वर्किंग इन दिस इंस्टीट्यूट, तो मेरा जो रजिस्ट्रेशन हुआ है मेरे प्रोफाइल पे मुझे अपडेट करना है अपना प्रोफाइल कि आज मैं कहां पर हूं। ऐसा नहीं कि आई एम वर्किंग एज ए प्रोफेसर एंड एट द वेरी सेम टाइम आई एम वर्किंग एज समवेयर एज ए फार्मासिस्ट, तो ये नहीं हो पाएगा। अब पोर्टल के ऊपर एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि डॉक्टर महेश कुमार कटारिया, रजिस्ट्रेशन नंबर दिस एंड दिस, इज वर्किंग एज ए प्रोफेसर एट सो एंड सो इंस्टीट्यूट। अब आप कभी भी इस तरह की कोई इश्यूज सामने आएंगे, बिल्कुल आएंगे, यदि जरा सा भी कुछ होता है तो वो बहुत जल्दी ट्रैक किया जा सकता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का ये बहुत बड़ा बेनिफिट हो गया। और फर्स्ट टाइम आपको केवल 1 साल के लिए रजिस्टर किया जाता है, लंबे टाइम के लिए नहीं, फर्स्ट ईयर। उसके बाद सेकंड टाइम सब्सिक्वेंट आपको 5 ईयर मैक्सिमम जो टाइम है हमारा, उसके लिए आप रजिस्टर हो सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन एक प्रपोजल जो अभी पेंडिंग चल रहा है हमारे स्टेट के पास, कि जो हरियाणा शायद अप्लाई करता है सर, एज पर एज आई रिमेम्बर, कि वो आपका री रजिस्ट्रेशन जब आप करते हैं, या इसको रिन्यूअल बोलते हैं, सॉरी, रिन्यूअल जो आप करते हैं, उसके लिए आपको एक एजुकेशनल प्रोग्राम 1 डे का जो होता है वो कुछ ना कुछ आप कंडक्ट करेंगे, उसको अटेंड करेंगे, उसके बाद कहीं आपका रिन्यूअल होगा। वो भी एक बहुत अच्छा स्टेप है ताकि आपके नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए। अदरवाइज तो आपने कहा समवेयर 91 के करिकुलम के अकॉर्डिंगली पढ़ाई करी थी, अब 2020 का भी आ गया और आज आप अभी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं, तो यू आर नॉट एक्विंटेड विद द नोवेल टेक्नोलॉजीज एंड ऑल दैट। तो यदि कहीं आप इस तरह का एक सीईपी अटेंड करते हैं और उसके बाद आपका रिन्यूअल होता है, तो इट विल सर्टेनली बूस्ट आपके प्रोफेशन की डिग्निटी को ही बूस्ट करेगा ये मार्केट में। तो ये भी एक स्टेप जो है हिमाचल प्रदेश में भी शायद और चीजें मैं ऐड करना चाहूंगा कि इसके कारण बहुत सारे
जी सर, जी गुरुपति सर। इसमें सर एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, इसके साथ हमारे बहुत सारे लोग ऐसे थे जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, जब हम ये कह सकते हैं कि वो उनकी इवन डेथ हो गई तो उनके नाम पे भी लोग काम करे जा रहे थे, तो वो सब बिल्कुल सर। चीजें जी। इसमें बहुत सारी बंद होगी, तो ऑनलाइन सिस्टम में एक क्रिस्टल क्लियर पता चलेगा और हम दो चीजें दो जगह जॉब नहीं कर पाएंगे, तो हमारे बेशक। यंगस्टर और हम सब लोग ही एक बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म में आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर, ऐसी ही True, प्रक्रिया एक पासपोर्ट वेरिफिकेशन के दौरान भी होती है सर। जी सर, शायद उसी बिल्कुल, के समांतर एब्सोल्युटली। ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है इस प्रक्रिया में। वो कहीं ना कहीं ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, यहाँ भी खैर काफी हद तक अच्छा है ये सॉफ्टवेयर भी जो ये यूज कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है, बट एक इनिशिएशन समटाइम करना आपका विजन बताता है। बहुत अच्छी बात है यूपी स्टेट फार्मेसी कॉन्फ्रेंस। जी सर। समटाइम कैरेक्टर वेरिफिकेशन के लिए भी ये चीज प्रावधान में डाल देते हैं वो, जी इसलिए बोल रहा था मैं। जी नेहा मैम, जी सर। सर, मेरा अगला सवाल डॉक्टर आशीष कुमार जैन सर से है। सर, अभी एक पहल जी। अभी शायद ये आई नहीं है, ये आने वाली है कि जितने भी हमारी ड्रग्स होती हैं उन पर क्यूआर कोड का मतलब होना जरूरी है, ताकि जो कस्टमर है अगर वो उसको स्कैन करे तो उसका जो भी उसमें एपीआई है या मैन्युफैक्चरिंग डेट या जो भी एक्सपायरी, वो तो सर ऑलरेडी होता है, बट उसमें एपीआई की मतलब पूरी जानकारी होती है। तो सर ये जो पहल है सर, इस यस पे यस अपनी यस राय। जी सर। यस मैडम, अभी एफडीए से अप्रूव्ड एज सच अभी ये डिस्कशन में ही चल रहा है, ऐसा कोई लेकिन हाँ ये बहुत बेनिफिशरीज है फॉर मैन्युफैक्चरर्स और जो हमारे पेशेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, हैविंग ए क्यूआर कोड you can scan and see all the monograph of API and all the things, not only API but all the mandatory directions behind it, और ये बहुत जरूरी है जहां तक हम एपीआई पे ही आते हैं फिर से, तो एपीआई के लिए तो बहुत जरूरी है। इससे क्या है कि हम और सारी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट्स मींस क्यूआर कोड का अभी एफडीए से अप्रूवल डायरेक्ट तो मैंने इतना अभी स्टडीज इस पे नहीं लिया है लेकिन हाँ ये यदि ऐसा है तो इट मस्ट बी गुड इनिशिएटिव्स फ्रॉम एफडीए और अदर कंट्रोलिंग बॉडी साइट्स, और स्पेशली तो ये बहुत अच्छा है वैसे क्यूआर कोड का। इस पे थोड़ा सा एनलाइटनिंग हमें लगता है, थोड़ा अपने आशीष सिंह सर और स्ट्रॉन्ग कर पाए। बिल्कुल सर। एक्चुअली में सर ये कंज्यूमर को भी स्ट्रेंथ करता है सर, ये एज अ कंज्यूमर एक्ट में भी है कि कंज्यूमर जो कंज्यूम कर रहा है उसको भी स्ट्रेंथ करेगा। बाकी रोशनी में चाहता हूँ कि सर इसमें थोड़ी काइंडली रोशनी डालें सर। नहीं, क्यूआर कोड सर एक्चुअली में क्या है कि हम तो फार्माकोग्नोसिस से हैं, तो बच्चों को पढ़ाते टाइम हम हमेशा कोरिलेट करता हूँ पॉपुलेशन की बातें। जहाँ पॉपुलेशन रहेगी सर एडल्ट्रेशन रहेगा ही रहेगा, तो एडल्ट्रेशन को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, तो क्यूआर कोड होना चाहिए कि असली क्या है नकली क्या है, तो उससे कस्टमर को तो बेनिफिशियल भाई हमको देना पड़ेगा। और जब तक हम अपनी चीजों पे खरे नहीं उतरेंगे तो हम कैसे कह सकते हैं कि फार्मेसी फील्ड अच्छा है। तो फार्मेसी फील्ड में ईमानदारी तो रहनी चाहिए, और उसके लिए हमारा गवर्नमेंट अगर इतना अच्छा सपोर्ट कर रहा है, और जो आने वाले टाइम में हमको लग रहा है सर 1 जनवरी 2023 से इफेक्टिव हो जाएगा, तो क्यूआर कोड कंपलसरी हो जाएगा सारे एपीआई के लिए। तो ये बहुत अच्छा पहल है, कम से कम आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि ड्रग का जो ऑथेंटिफिकेशन है, जो ऑथेंटिक ड्रग है उसको हम आइडेंटिफाई करें और पेशेंट को प्रिस्क्राइब हो और पेशेंट अच्छा हो, ठीक हो, और जैसे हमारे फील्ड की तरफ लोगों का रुझान और बढ़े और ईमानदारी हमारे फील्ड में और बढ़े। बिल्कुल सर। ट्रू आशीष सर डॉक्टर तारिया सर। आशीष सर की बात को थोड़ा सा कंटिन्यू करना चाहूंगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा सर, जहां पॉपुलेशन है वहां इस तरह के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो हम इंडिया में बहुत ज्यादा पुराने लंबे अरसे से हम ये काउंटरफेट, एडल्ट्रेटेड, स्पूरियस, ये वर्ड्स और ये इस तरह के मेडिसिन बहुत ज्यादा सुनते आ रहे हैं। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पास डेटा जो डेटा समवेयर इन 2019 उनको मिले थे, तो वो था कि कई सर्वे बताते हैं कि 20% मेडिसिन इंडिया के अंदर जो आ रही हैं वो इस तरह की हैं, स्पूरियस, एडल्ट्रेटेड एंड ऑल दैट। बट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने अपनी रिपोर्ट में ये माना, डीटैब ने,
कि 3% तो सर्टेनली हमारे पास जो है वो पुअर क्वालिटी की मार्केट में सर्कुलेट होती है। ये डीटैब ने माना इस बात को। जी तो जी अब ये चीज पेंडिंग बड़े लंबे अरसे से चली आ रही थी। 2011 में भी वो कहीं ना कहीं इस क्यूआर कोड को लाना चाहते थे। तो जहां तक मेरी स्टडी इसमें मैंने पढ़ा हुआ है पहले भी इसको, तो वो कह रहे हैं कि फार्मा कंपनीज ही इसको ज्यादा प्रोटेस्ट कर रही थी इस चीज को, क्योंकि वही कहीं ना कहीं अभी माइंडसेट जो था वो उनका नहीं था। तो जहां जिनके लिए अप्लाई करना है, लेट देम बी रेडी, है ना, उनका माइंडसेट थोड़ा सा तैयार हो जाए। तो वो 11 से हम 22 तक आ गए। तो 18 जनवरी 2022 में ये गवर्नमेंट ने ये गैजेट में इसको निकाला कि क्यूआर कोड होना चाहिए। तो अब ये 1 जनवरी 2023 से एप्लीकेबल होगा। ये कहीं ना कहीं सर कुछ वैसा सा ही हाल है जो हम पेटेंट एक्ट 1970 पढ़ा करते थे, कि जब वो प्रोडक्ट प्रोसेस दोनों पेटेंट हो गए थे ना सर, तो 95 में हमें गैट ने कहा, तो हम 2005 में जाके अपने यहाँ पर लगा पाए। 10 साल हमने तब भी लिए अपना माइंड सेट करने में कि हम अपना प्रोडक्ट बना पाएंगे। कुछ सिमिलरली हम इस क्यूआर कोड को अप्लाई करने में भी हमने इतना टाइम लिया है सर। तो ये बिल्कुल बहुत अच्छा स्टेप रहेगा। कहीं ना कहीं अभी इंडिया में कुछ एक कॉन्सेप्ट तो शायद मेडिसिन पे चलता है सर, कि हम देखें क्यूआर कोड है, बार कोड से क्यूआर कोड, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल होता है तो कंपैरेटिवली बेटर है, ये हम सभी लोग जानते हैं। तो इंडिया में अभी भी है, इसको आप स्कैन करिएगा तो प्राइजेस आपके मोबाइल पे, आजकल तो इसीलिए क्यूआर कोड दिया गया क्योंकि हर हाथ में आपके पास मोबाइल है, इसमें स्कैनर है, सब लोग इसको फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे हैं। हम पेटीएम एंड ऑल दैट बहुत सारी एप्स भी कॉमन यूज करते हैं इसको। तो आप सिंपली स्कैन करिए। मतलब हम जो देना चाह रहे थे पब्लिक को कि वो इजी एक्सेस हो, पब्लिक आसानी से इसको समझ सके, इस फैसिलिटी को यूज कर सके। तो क्यूआर से अच्छा तो कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता था। तो सर्टेनली ये बहुत अप्रिशिएबल है गवर्नमेंट का स्टेप। एडवाइजरी बोर्ड जो इनका बहुत बेहतर काम कर रहा है सर। तो अब ये क्या हो गया है कि अर्लियर ये कहीं ना कहीं हम स्कैन करते थे तो हमें प्राइस का इंफॉर्मेशन मिलता था। यूरोपियन गाइडलाइन के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर कहीं ना कहीं ये अप्लाई हो चुका है सर क्यूआर कोड, जिसमें कि एपीआई की ऑथेंटिसिटी को वो जस्टिफाई कर सके। तो अब हमारे इंडिया में 23 के बाद में, क्योंकि वही बात, जितना ज्यादा पॉपुलेशन है कुछ ना कुछ गड़बड़ दिखेगा आपको कहीं। तो 23 के बाद हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस तरह की चीजें हमारी थिन हो जाएंगी। खत्म तो खैर देखेंगे, थोड़ा वक्त लग सकता है इस चीज में, लेकिन काफी हद तक इसको थिन कर पाएंगे हम इस क्यूआर कोड से। क्यूआर आपको पूरी इंफॉर्मेशन देगा, कहाँ से चला, आज की डेट में इस प्रोडक्ट को कहाँ होना चाहिए था और किस हाथ में है, ये चीज भी आपको क्यूआर कोड से अपीयर होगी। लाइसेंस नंबर, इफ देयर इज एनी ब्रांड ऑफ एपीआई, तो वो भी वहां पर अपीयर होगा। आप सिंपली स्कैन करिए। बुक्स में जैसे हम ऑथेंटिसिटी के लिए स्कैन करते हैं तो उस ऑथर का नाम और सब आ जाता है सामने, तो क्वाइट सिमिलरली हमारे ड्रग का पूरा प्रोफाइल सामने आ जाएगा। तो इट्स रियली वंडरफुल स्टेप जो गवर्नमेंट ने लिया है। काफी हद तक हम इसमें काउंटरफेट चीजों को कंट्रोल कर पाएंगे सर, एज फार एज आई थिंक। That's true. Very correct. Very correct. Sir, 100%. would you like to add something? जी जी। इसमें सर अभी पंजाब में भी, लुधियाना में रिसेंटली ड्रग का क्या था कि कोई कंपनीज ड्रग बना रही थी विदाउट एनी लाइसेंस, बहुत सारी मेडिसिन ऐसे पकड़ा गया है। ड्रग कंट्रोलर और लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने उसको पकड़ा है। सो इट मींस हमें इसकी बहुत जरूरत है। हमें पता नहीं चलता क्योंकि कोविड-19 में लॉट ऑफ मेडिसिन, इवन एंटीवायरल इंजेक्शंस, जो कि फ्रॉड कंपनी विदाउट घर में बनाए जा रहे थे। तो दैट इज मीन ए कंपनी का हेल्थ सेक्टर ने पकड़ा है। तो क्यूआर कोड होगा तो एवरी पर्सन शुड बी वेयर, और इट इज एक्सीलेंट। हमें सबको अप्रिशिएट करना चाहिए कि ऐसे हमारा फार्मास्यूटिकल सेक्टर में कंपनी ओरिजिनलिटी का हमें तभी पता चलेगा पब्लिक को जब हम इस क्यूआर कोड के माध्यम राही लोगों को बताएंगे। दैट्स गुड आइडिया सर। बिल्कुल सर। एंड सर इसके साथ कंज्यूमर को भी स्ट्रेंथन मिलता है, क्योंकि हमारे एज पर द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू कंज्यूमर को भी एक जानने का अधिकार है। जैसे नो योर कस्टमर के रिगार्डिंग कस्टमर को पता होता है कि मैंने क्या लेना है, उसकी कौन दे रहा है, वो इन्फॉर्मेशन सारी उसके पास रहेगी सर। डॉक्टर जैन सर, आप कुछ ऐड करना चाहते थे? No, all the things Manish Katare sir said 100%, 100% or enlightening all the things regarding this points. और इसमें क्या है, as early as possible, we hope so, all the pharma fraternities, all the hope so early, अब all the medicines पे, all the OTC medicines पे हमें QR कोड मिले। और जैसे मनीष सर ने बताया ही है कि बार कोड से तो प्राइस वगैरह हम पहले भी थोड़ा सा, और नाउअडेज टेक्नोलॉजी का समय है तो हम क्यों ना स्कैन करके सारी इंफॉर्मेशन को वन पॉइंट्स पे देख पाए। ये बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है, इसका तो वेलकम है। और हम होप करते हैं सारी हमारी फार्मी जितनी फ्रेटर्निटीज है, सारे हमारे जितने पैनलिस्ट है, सभी लोग की जल्दी से जल्दी ये आ जाए, एज अर्ली एज पॉसिबल, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स हो। और इससे हमारे हेल्थ सेक्टर का अपग्रेडेशन ही होना है। सारे के सारे काउंटर, एडल्ट एंड स्पूरियस, ये सारे वर्ड्स बहुत सारे फिर जो है अवॉइड हो जाएंगे।
तो इसमें तो मैं वेलकम करूंगा। इस QR कोड का तो बेसब्री से सभी लोगों को वेट होगा। जी जी यस। इसी के साथ साथ मैं इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए आखिरी प्रश्न मैं डॉक्टर आशीष सिंह से पूछूंगा सर। सर, अभी भारत सरकार द्वारा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट को एक योजना को स्टार्ट किया गया सर, जितने भी अपने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए ABC की अनिवार्यता की ओर बढ़ावा दिया जा रहा है। तो काइंडली दर्शकों को बताएं कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या है और इससे शिक्षा नीति में क्या बदलाव आएगा। डॉक्टर आशीष सर। अब बैंक का नाम आया है तो कहीं ना कहीं स्टोर तो होगा ही होगा। तो मेनली क्या है कि अब इसको लिंक करना है आपका। अब इसमें क्या है कि जितने भी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन होंगे, या UGC से हो, PCI से हो, AICTE, जो भी गवर्निंग काउंसिल है हमारे, तो इनका एक क्रेडिट सिस्टम होगा जिसमें हमको रजिस्टर्ड करना होगा। जो भी हमारा इंस्टीट्यूशन है या यूनिवर्सिटीज को है उनको रजिस्टर्ड करना होगा, और रजिस्ट्रेशन के बाद से स्टूडेंट को उसमें एक अकाउंट खोलना पड़ेगा अपना क्रेडिट सिस्टम का। अगर बच्चा फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेता है तो फर्स्ट ईयर में उसको क्रेडिट सिस्टम में अपना एक अकाउंट खोलना पड़ेगा। और अकाउंट खोलने के बाद से इसमें बहुत सारे और भी चीजें हैं कि अगर आप फर्स्ट ईयर में छोड़ देते हैं, सेकेंड ईयर में छोड़ देते हैं, थर्ड ईयर में छोड़ देते हैं, फाइनल ईयर में छोड़ देते हैं, तो डाटा आपका वहाँ स्टोर रहेगा। और आप फर्स्ट ईयर में अगर छोड़ते हैं तो आपको सर्टिफिकेट कोर्स दिए जाएंगे। अगर आप सेकेंड ईयर में छोड़ते हैं तो आपको डिप्लोमा कोर्स का आपको एलिजिबिलिटी दी जाएगी। अगर आप थर्ड ईयर में छोड़ते हैं तो आपको ग्रेजुएशन लेवल का दिया जाएगा। अगर फाइनल ईयर में छोड़ते हैं तो रिसर्च ग्रेजुएशन लेवल का आपको क्रेडिट दिया जाएगा उसमें। ये सारी पॉलिसीज इसमें रखी गई हैं, बट ये है कि अभी इसमें काफी कुछ कंफ्यूजन भी है। जो हमारी काउंसिल है, अब इसमें उनका क्या विजन है और क्या व्यू है, अभी इसमें कुछ क्लियर नहीं है। तो ये अभी हम लोग को उसके लिए आपस में और काउंसिल का हेल्प लेना पड़ेगा। काउंसिल क्या करता है इसमें। राइट। Dr. Kataria sir, would you like to add something, sir? Yes, sir. Dr. Gurpati sir, Dr. Ashish. Okay. Actually, this ABC Academic Bank Credit, right? ये कंटिन्यूशन ही है हमारी एजुकेशन पॉलिसी का, जो कि हम देखते आ रहे हैं कहीं ना कहीं शायद 86 के बाद। गुरफतेह सर, आई थिंक 86 के बाद में 2020 करीब हमने 34 साल लगा दिए। हाँ, कोई बात नहीं, हमने इधर ईयर तो अपना 91 के बाद में 20 में देखा तो वहां भी हमने 29 तो लगा दिए सर। तो ऑलमोस्ट हम इक्वली ही चल रहे हैं, कोई ज्यादा इशू नहीं है। तो हमने करीब इतने सालों के बाद में एक एजुकेशन पॉलिसीज की उम्मीद की कि सर्टेनली अब कुछ जरूरत है चेंज की, वो ट्रेडिशनल सिस्टम हमें छोड़ना पड़ेगा, स्किल ओरिएंटेड बनाने की कोशिश की थी सर। तो इसमें खासकर जो ध्यान रखा गया है बच्चे का कि भाई एनी मीन वो स्टूडेंट किसी भी तरह से सफर ना करे। वो यदि अपना एक दिन भी स्पेंड कर रहा है किसी चीज के ऊपर तो उसको उसका ड्यू क्रेडिट मिले। मैं इसको बैंक की भाषा में समझाने की कोशिश करूं सर बच्चों के लिए, पर्टिकुलरली हम लोग इसको समझ पा रहे हैं। हम बैंक में 5 साल का एफडी करते हैं तो इंटरेस्ट रेट रहता है कुछ, हम उसको 3 साल में ब्रेक करते तो वो थोड़ा कम में होता है, सब्सिडाइज में होता है। 1 साल में ब्रेक कर दे तो कुछ और कम में होगा वो। तो ये सर्टेनली बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है कि यदि आपने, जैसा आशीष सिंह सर ने कहा, कि यदि आप इसको 1 साल में अपने कोर्स को छोड़ देते हैं तो वो सिंपली आपके पास एक कुछ डिप्लोमा होगा या सर्टिफिकेट होगा, या 2 में छोड़ते हैं तो डिप्लोमा, 3 में आते हैं तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री, और 4 साल तक आप कंप्लीट करते हैं तो रिसर्च विद ग्रेजुएशन होगा। ये बिल्कुल ठीक बात है। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि स्टूडेंट अपना, सही मायने में स्टूडेंट, हम इंस्टीट्यूट की बात कम ही करें क्योंकि इंस्टीट्यूट तो एक तरह से प्लेटफॉर्म ही दे रहा है बच्चे के लिए, इसमें सही काम तो स्टूडेंट का ही है। इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, अपने आप को रजिस्टर कर रहा है, तो अब वो स्टूडेंट स्क्रॉल डाउन के ऑप्शन में अपने इंस्टीट्यूट के नाम से अपने आप को रजिस्टर कर सकता है, इंस्टीट्यूट इसको वेरीफाई कर देगा। स्टूडेंट क्या करेगा, उसने थोड़ी पढ़ाई की तो उसको जो भी क्रेडिट स्कोर दिया गया वो उसके खाते में जमा, हम कहते हैं उसके अकाउंट में जमा हो गया। ये उसने हमारे कॉलेज से ले लिया। अब साल भर बाद फादर का ट्रांसफर हो गया, या भाई एनी मीन मैं उसको पढ़ नहीं पा रहा, मेरी पोजीशन फाइनेंशियली अच्छी नहीं है, या व्हाटसोएवर द रीजन इज, मैंने उसको ड्रॉप कर दिया, मैं चला गया, स्टेट ही बदल गया मेरा, अब दोबारा से जीरो से शुरू करूं, पहले ऐसा था, नहीं अब ऐसा नहीं है। अब आप यदि किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं सर, वहां पर जाके आप अपने आप को रजिस्टर करते हैं तो आपका ये क्रेडिट पॉइंट ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये ट्रांसफर भी करेंगे, आप रिडीम भी कर सकते हैं, जैसे हम कूपन रिडीम करते हैं। तो सिमिलरली आपने रिडीम का मतलब आपने अपना जो पाया था, जो स्टोर किया था, वो आप ले लीजिए। आपने एज ए डिप्लोमा रिडीम कर लिया, मैंने को लगा मैं आगे नहीं पढ़ सकता, मैंने 2 साल लगा दिए, बस दैट्स ऑल, तो मुझे डिप्लोमा रिडीम हो गया।
मैंने 3 साल लगाए तो मुझे ग्रेजुएशन रिडीम हो गई, मैंने पूरे 4 लगाए तो मैंने मेरा क्रेडिट रिडीम कर लिया एज ए ग्रेजुएशन एंड रिसर्च। तो रिडम्पशन की फैसिलिटी भी दे रहा है, आपकी सब डिपॉजिटरी का काम भी कर रहा है, आपके डॉक्यूमेंट आपके क्रेडिट को संभाल के रखने का काम भी एबीसी बैंक करेगा। अनदर साइड जिसकी हम सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं, जहां तक मेरा मानना है सर, आप इसमें मेरे को यदि मैं गलत हूं तो करेक्ट करिएगा, हम एकेडमिक डिपॉजिटरी की तरह भी इसको यूज करेंगे सर। मेरे डॉक्यूमेंट, मेरा दिया गया जो भी क्रेडिट स्कोर मेरे द्वारा लिया गया है वो इंस्टीट्यूट ने सीधा एबीसी में ही दिया है। अब एबीसी ही किसी दूसरे इंस्टीट्यूट को दे रही है तो ऑथेंटिसिटी की, क्लैरिफिकेशन की, डिग्री वेरिफिकेशन की, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कुछ भी जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा अच्छी फैसिलिटी एक स्टूडेंट के लिए क्या हो सकती है कि वो अक्रॉस द कंट्री अपनी उसी आइडेंटिटी को, अपनी उसी स्किल को, अपनी उसी डिग्री को मेंटेन कर पा रहा है। ये सबसे बड़ी फैसिलिटी है। लेकिन अभी तक जो एक लिमिट में इसके, जो मैंने इसको देखा था तब मेरे सामने आई कि अभी शायद ये है कि आपने आज पढ़ाई छोड़ दी तो कब तक, मैं आज मैरिज हो गई, बच्चे हो गए, 15 साल बाद सोचता हूँ रिटायरमेंट हो गया अब पढ़ लूं, नहीं। अभी तक हमारा एबीसी बैंक कहता है आपके सामान को हम 7 साल के लिए संभाल के रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। तो 7 ईयर का इसके अंदर अभी तक क्लोज है सर, कि 7 ईयर के अंदर अंदर आप अपने पॉइंट को रिडीम कर सकते हैं, आप अपने पॉइंट को जो कहे डिपॉजिट कर सकते हैं या ट्रांसफर कर सकते हैं, ये सब कुछ आप विद इन 7 ईयर। लेकिन कुछ प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंगली थोड़ा वेरिएशंस भी हैं, बट शायद मैक्सिमम इज दी 7 ईयर। यदि कोई पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कोई करेक्शन इसमें हो तो, जहां तक मैं देख पाया था इसको कि 7। जी सर। इसमें डॉक्टर साहब बहुत अच्छा आपने कहा, लेकिन ये सिस्टम वही है, लेकिन ये एनईपी का पार्ट है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छा स्टेप है, लेकिन वही चीज था कि 4 ईयर का डिग्री है तो यू हैव टू कंप्लीट मैक्सिमम इन 8 ईयर। तो जस्ट लाइक सेम तभी इन्होंने 7 साल का एक स्पैम पीरियड रख दिया कि आपको 7 ईयर है। बट आई होप कि इसको भी और मोर क्लियर क्रिस्टल करने की जरूरत है। नो डाउट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज एक्सीलेंट आइडिया, तो बहुत अच्छा आइडिया कि हम जितना रिडीम कर रहे हैं, जितना हम क्रेडिट, जितना हमने काम करा, 1 साल लगाया, 2 साल लगाए, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम इसको डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा या डिग्री ले लें। दैट्स गुड आइडिया। आई थिंक इसमें और भी अभी चल रहा है कि कुछ रिफाइन हो सके, सो दैट्स गुड आइडिया। इसमें सर जो एकेडमिक इंस्टीट्यूट के कोर्सेज हैं वो सब तो एक बैनर के नीचे, अगर सपोज हमारा इंस्टीट्यूट है, यदि हम अपने आप को रजिस्टर करते हैं तभी हम उसके बैनर में आ रहे हैं। अभी ये कंपल्शन जैसी कोई चीजें नहीं है, लेकिन जो स्वयं पोर्टल है या हमारा वर्चुअल लैब्स हैं, इन सबको भी हमने कहीं देखा कि ये चीज भी इसके साथ ऐड की जा रही है कि आप उधर से भी कोई क्रेडिट स्कोर लेते हैं तो वो भी एक्यूमुलेट होगा आपके अकाउंट के अंदर। अब आप उसको भी कहीं ट्रांसफर, जैसे हम आजकल देखते हैं सर्टिफिकेट कोर्स जो है स्वयं पोर्टल पे चल रहे हैं, या हमारे पास एक ये और पोर्टल जो LSSDD वाला हम देख रहे हैं PCI का, तो ये इन प्लेटफॉर्म्स को भी इसके साथ में जोड़ने की कोशिश की जा रही है, इसको भी लाया जा रहा है। अभी ये गवर्नमेंट के पॉलिसीज के अंदर है, तो वेरी सून ये हम देख पाएंगे। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत इट शुड बी कंपल्सरी, देन एक तभी इफेक्टिव होगा, अदरवाइज तभी हो। तो सर वही है ना, सिस्टम तो यही है। एक बार आप उसको थोड़ा सा चॉइस पे छोड़िए सर, जब ज्यादा पब्लिक एक्सेप्ट कर लेगी तो हम धीरे धीरे मैंडेटरी कर देंगे, कोई बात नहीं करना। तो एक साथ करेंगे तो प्रोटेस्ट हो सकता है, तो एक बार और चीजों को थोड़ा स्मूथ होने दें। ये हम एज ए एडमिनिस्ट्रेशन भी डेली कॉलेजेस में यही काम करते हैं, एक बार थोड़ा सा फ्लोट करते हैं चीज को, लेट द रिस्पांस कम फ्रॉम द अदर साइड, उसके बाद में हम धीरे धीरे इम्प्लीमेंट राइट नाउ। जी सर। इसी के साथ सर इस कार्यक्रम को मैं अंतिम चरणों में लेकर जाता हूँ। डॉक्टर गुरुपति साहब जी का, डॉक्टर आशीष जी का, डॉक्टर आशीष सर एंड डॉक्टर कटारिया सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आप हमें योगदान देते हैं सर, ये आने वाली पीढ़ी, बच्चे, उनके माता पिता, आगे टीचर्स, सभी के लिए बहुत ही एजुकेटेड और एडवांटेज वाला काम बनता है हमारे लिए। बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया, हार्दिक